डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको कंप्लीट रूप से रिस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में बताऊंगा। पहला जो वीडियो लेक्चर था उसमें हमने बताया था इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। उसमें हमने आपको क्या बताया था? हमने बताया था कि ह्यूमन रिस्पिरेशन में कितने स्टेप्स होते हैं, इसके बारे में मैंने बताया था। आज मैं आपको बताऊंगा कि रिस्पिरेटरी ऑर्गन कौन कौन होते हैं, और मैं सिर्फ ह्यूमन का नहीं बताऊंगा, बाकी सब एनिमल का भी बताऊंगा, ठीक है। ये रिस्पिरेटरी ऑर्गन की जरूरत किसमें पड़ती है, ठीक है, इसका रिक्वायरमेंट किसमें होता है, ठीक है, इसका रिक्वायरमेंट कहाँ पे होता है? क्या जितने भी एनिमल हैं सब में इसकी रिक्वायरमेंट होती है? तथा नहीं, ठीक है। आपने पढ़ा होगा टोटल 11 फाइलम पढ़ा होगा। कितने फाइलम पढ़े होंगे? 11। पॉरीफेरा, निडारियंस, टीनोफोरंस, प्लेटीहेल्मिन्थिस, एस्केल्मिन्थिस, एनिलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकोनोडर्माटा, हेमिकोडाटा, ठीक है, और कॉर्डाटा। इतने फाइलम आपने पढ़े हैं, ठीक है। इसका ट्रिक भी मैंने आपको बताया था। इसका ट्रिक मैंने क्या बताया था? इसका ट्रिक बताया था पीसीसी। मैंने बोला था इस नाम पे मेरा कोचिंग था, परमिला कोचिंग ऑफ कंपटीशन, पीसीसी। इसमें पा यानी पापा के साथ, ठीक है, मैं, पापा एंड मी, किसको पढ़ाते थे? हायर क्लासेस को पढ़ाते थे, ठीक है। ये मैंने ट्रिक बताया था आपको। ये ट्रिक बताया था 11 फाइलम के लिए। क्या था? पॉरीफेरा, ठीक है, निडारियंस, ठीक है, टीनोफोरंस, ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थिस और एस्केल्मिन्थिस। ध्यान दीजिए यहां तक में, ठीक है। ये जो 5 फाइलम है, इस 5 फाइलम में रिस्पिरेशन के लिए किसी ऑर्गन की जरूरत नहीं पड़ती है। यानी कि इनके बॉडी का जो सरफेस होता है, जो बॉडी सरफेस होता है, जो सेल का सरफेस होता है, वो डायरेक्ट इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। इसको कोई स्पेशल ऑर्गन की जरूरत नहीं पड़ती है। कहता है एनिलिडा से लेके, ठीक है, कॉर्डाटा तक में प्रॉपर रिस्पिरेटरी ऑर्गन की जरूरत होती है, ठीक है। ये पांचों में रिस्पिरेटरी ऑर्गन की जरूरत नहीं पड़ती। एनिलिडा में बिल्कुल पड़ती है। एनिलिडा में, ठीक है, कहता है किसके द्वारा होता है? तो कहता है एनिलिडा में जो रिस्पिरेशन होती है वो होती है, ठीक है, कहता है कि स्किन, और स्किन के साथ साथ जो क्यूटिकल होता है उसके द्वारा, ठीक है। यानी कि इसका एग्जांपल कौन है? अर्थवॉर्म। यानी कि अर्थवॉर्म में, ठीक है, जो अर्थवॉर्म का स्किन होता है उसी के द्वारा, ठीक है, रिस्पिरेशन होता है। यानी कि अर्थवॉर्म में रिस्पिरेटरी ऑर्गन कौन हो गया? स्किन। क्लियर है पॉइंट? फिर ऑर्थ्रोपोडा। ये जो ऑर्थ्रोपोडा है, जिसमें कॉकरोच आते हैं, जिसमें इंसेक्ट आते हैं, जिसमें प्रॉन्स आते हैं, इसमें 2 तरह से होते हैं रिस्पिरेशन। अगर एक्वेटिक है तो उसमें गिल्स के द्वारा होगा, ठीक है। अगर एक्वेटिक है तो गिल्स के द्वारा होगा। और कहता है कि अगर, ठीक है, अगर टेरेस्ट्रियल है तो उसमें वेस्कुलराइज्ड लंग्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा? लंग्स। इसको बोलते हैं बुक लंग्स। क्या बोलेंगे? बुक लंग्स भी बोलते हैं। कहीं कहीं पे बुक लंग्स भी बोलते हैं, वेस्कुलराइज्ड लंग्स या बुक लंग्स, ठीक है। कहता है मोलस्का में भी गिल्स के द्वारा होता है, ठीक है। इकोनोडर्माटा में, ठीक है, भी गिल्स होते हैं, ठीक है। हेमिकोडाटा में भी गिल्स होते हैं, ठीक है। इस सब में किसके द्वारा होता है? सब में गिल्स के द्वारा होता है, ठीक है, सब में गिल्स के द्वारा होता है। और कहता है कि ये जो है कॉर्डाटा, इसमें होता है लंग्स और गिल्स दोनों के द्वारा, ठीक है। यानी कि ये पूरा का पूरा जो फाइलम है, उस फाइलम में 1 to 5 तक आपको कोई एक्सेप्शन नहीं है, सब में
रिस्पायरेशन जो होता है वो जनरल बॉडी सरफेस से होता है, जनरल सेल से होता है, ठीक है। एनलिडा में स्किन के द्वारा होता है, यानी क्यूटिकल के द्वारा होता है। स्किन के साथ साथ वो क्या लगे होते हैं, क्यूटिकल, ठीक है। और कहता है ऑर्थ्रोपोडा में दोनों तरह से, गिल्स के द्वारा भी और लंग्स के द्वारा, ठीक है। बट लंग्स उनका प्रिमिटिव फॉर्म में होता है। यहाँ भी लंग्स जो होते हैं वो प्रिमिटिव फॉर्म में होते हैं, ठीक है। सॉरी, गिल्स, इस सब में गिल्स के द्वारा होगा, ठीक है, यहाँ से लीजिए, ठीक है। ये मोलस्का में भी गिल्स के द्वारा, इसमें भी गिल्स के द्वारा, इसमें भी गिल्स के द्वारा, इस सब में गिल्स के द्वारा होगा। और ये जो कॉर्डाटा है, कॉर्डाटा में आपको कौन कौन चीज आती है, ये देखिए कॉर्डाटा में, ठीक है, फिशेस, ठीक है, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स। मैमल्स में विदाउट एक्सेप्शन बाय लंग्स, ठीक है। बर्ड्स में विदाउट एक्सेप्शन बाय लंग्स, ठीक है। रेप्टाइल्स में, ठीक है, बाय लंग्स, ठीक है। उसके बाद एम्फीबिया में, ठीक है, लंग्स, ठीक है। कुछ में गिल्स, कुछ में स्किन, और कुछ में बक्कल कैविटी भी। और फीसेस में सिर्फ किसके द्वारा, गिल्स के द्वारा, इसके द्वारा, गिल्स के द्वारा, ठीक है। यानी कि आप देख सकते हैं, ठीक है, कॉर्डाटा में कितने टाइप होते हैं, कॉर्डाटा में 5। फीसेस यानी मछलियों में किसके द्वारा होगा, गिल्स के द्वारा होगा। एम्फीबिया का मतलब क्या, फ्रॉग। कुछ वैसे फ्रॉग, इधर देखना, कुछ ऐसे फ्रॉग जो टेरेस्ट्रियल होते हैं, जो मतलब लैंड पे ही रहते हैं, उनको बोलते हैं टोड। क्या बोलते हैं, टोड। टोड में कंप्लीटली रिस्पायरेशन लंग्स के द्वारा होता है। कुछ वैसे फ्रॉग होते हैं जो मॉइस्ट सरफेस पे होते हैं, ठीक है, बिल्कुल भीगे हुए जगह पे होते हैं, जहां पानी का मात्रा ज्यादा हो, मॉइस्चर की मात्रा ज्यादा हो, वो फ्रॉग स्किन के द्वारा सांस लेते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे फ्रॉग होते हैं जो बहुत ज्यादा गर्मी होने पे बील के अंदर चले जाते हैं, बहुत ज्यादा गर्मी होने पे बील के अंदर चले जाते हैं। तो बील के अंदर जब जाते हैं, गर्मियों में जब जाते हैं स्लीपिंग के लिए, तो उसको बोलते हैं एस्टिवेशन। और जब सर्दियों में जाते हैं तो उसको बोलते हैं हाइबरनेशन। क्या बोलते हैं, हाइबरनेशन। यानी कि अभी आपको कहीं भी फ्रॉग आपको देखने में नहीं मिलेगा। तो क्या फ्रॉग जिंदा नहीं है दुनिया में, बट गर्मी बहुत ज्यादा है, वो कहाँ चले गए, बील के अंदर चले गए, ठीक है। वो मिट्टी के अंदर बैठे हुए, छुपे हुए, कहीं पे आराम कर रहे हैं। तो अभी गर्मी का मौसम है, अभी उनके आराम करने के पीरियड को क्या बोलते हैं, एस्टिवेशन। और जब सर्दियों में बहुत ज्यादा सर्दी पड़ने के कारण जब वो चले जाते हैं बील में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइबरनेशन। इन दोनों टाइम में उनको रिस्पायरेशन कहां से मिलता है, बक्कल कैविटी से। किससे मिलता है, बक्कल कैविटी से। जब वो मॉइस्ट स्किन पे हो, ये मॉइस्ट सरफेस होते हैं तो स्किन के द्वारा। जब वो प्योर टेरेस्ट्रियल होते हैं, पृथ्वी पे रहते हैं, बड़े बड़े होते हैं, टोड जो होते हैं, उनमें लंग्स के द्वारा। और ठीक है, लंग्स के द्वारा। कहता है कि जब, ध्यान से सुनना, जब वो बच्चे होते हैं, जब वो टेडपोल होते हैं, जब वो लार्वल स्टेज में होते हैं, तो गिल्स के द्वारा। तो किसके द्वारा, गिल्स के द्वारा। यानी फ्रॉग यानी कि एम्फीबिया एक ऐसा ग्रुप है जिसमें 4 तरह से रिस्पायरेशन होगा। फीसेस में सिर्फ गिल्स के द्वारा, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल में लंग्स के द्वारा। ये तीनों में गिल्स, ठीक है। और कुछ जो बड़े एनिमल होंगे उसमें लंग्स के द्वारा, जो बहुत ही डेवलप होंगे, उसमें भी लंग्स, कोई मैच्योर लंग्स हम लोग की तरह नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद कहता है, ठीक है, ये क्या बोलते हैं, स्किन, क्यूटिकल, यानी कि एनलिडा में यानी कि अर्थवर्म में स्किन के द्वारा, क्यूटिकल के द्वारा, और आर्थ्रोपोडा में दोनों, गिल्स के द्वारा भी और एक्वेटिक में गिल्स के द्वारा, ठीक है। एक्वेटिक में किसके द्वारा, गिल्स और लंग्स दोनों के द्वारा, ठीक है। जो एक्वेटिक फॉर्म होगा, एक्वेटिक फॉर्म का मतलब क्या, क्रूस्टेशियन, क्रूस्टेशियंस, ठीक है। यानी कि जिसमें आता है प्रॉन्स, लॉबस्टर, ठीक है। ये बोलिए, क्लियर। यानी कि एनिमल, उसी एनिमल में रिस्पायरेटरी ऑर्गन की जरूरत पड़ती है जिसमें लिविंग सेल और एनवायरनमेंट के बीच डायरेक्ट एक्सचेंज नहीं होता। यानी डायरेक्ट रिस्पायरेशन में रिस्पायरेटरी ऑर्गन की जरूरत नहीं पड़ती। डायरेक्ट रिस्पायरेशन किसमें होता है, ये 5।
और बाकी सब में क्या होता है? इनडायरेक्ट रिस्पायरेशन। इनडायरेक्ट रिस्पायरेशन का मतलब रिस्पायरेशन अकर्स थ्रू रिस्पायरेटरी ऑर्गन। क्लियर है पॉइंट? अब देखिए ये पूरा क्लियर है। अब इसको हम मिटा के आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ये आपका पूरी तरह क्लियर है। तो कहता है, ध्यान दीजिए, इसको जानने के बाद तब हम लोग चलेंगे अपने, ठीक है, ह्यूमन रिस्पायरेटरी ऑर्गन को चलेंगे और इससे कुछ रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकता है। ध्यान दीजिए, जैसे कोई कहेगा एक्सटर्नल रिस्पायरेशन और इंटरनल रिस्पायरेशन में डिफरेंस। ध्यान दीजिए, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन का मतलब ब्रीदिंग, ब्रीदिंग और गैसेस एक्सचेंज बिटवीन लंग्स एंड इन्वायरमेंट, यानी लंग्स और इन्वायरमेंट के बीच में गैस का लेना, ऑक्सीजन का लेना और CO2 का छोड़ना, दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल। और इंटरनल रिस्पायरेशन का मतलब रिस्पायरेशन अकर्स विद इन द टिश्यू, विद इन द सेल, which is known as cellular respiration, which is known as cellular respiration, after which glucose oxidized into CO2 and H2O and release CO2, ठीक है, glucose oxidized into CO2 and H2O, ठीक है, with release of 38 ATP molecule, that is called internal respiration। यानी internal respiration का मतलब cellular respiration, tissue respiration, ठीक है, और external respiration का मतलब इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन, सांस लेना, सांस छोड़ना, लंग्स और इन्वायरमेंट के बीच गैसियस एक्सचेंज। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अब आ जाओ, ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते। फिर कहता है कि एरोबिक रिस्पायरेशन, एनारोबिक। एरोबिक आपको पता ही, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, एनारोबिक ऑक्सीजन के एब्सेंस, ठीक है, क्लियर है? तो कहता है एनारोबिक रिस्पायरेशन ईस्ट में होता है, ठीक है, कुछ बैक्टीरिया में भी होता है, ठीक है। तो कहता है इस सब में क्या होता है? आपके बॉडी के अंदर भी मसल सेल में होता है। मसल सेल में जब एनारोबिक रिस्पायरेशन होने लगता है तो वहां पे CO2 H2O नहीं बनता, वहां पे क्या बनता है? लैक्टिक एसिड। क्या बनता है? लैक्टिक एसिड। एक्चुअल में एनारोबिक रिस्पायरेशन को ही फर्मेंटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। एनारोबिक रिस्पायरेशन, ऑक्सीजन के एब्सेंस में अगर रिस्पायरेशन हो तो क्या बोलते हैं? एनारोबिक रिस्पायरेशन। और एनारोबिक रिस्पायरेशन को क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। क्या बोलेंगे? फर्मेंटेशन। ये फर्मेंटेशन अगर प्लांट में होता है, ध्यान दीजिएगा, यानी एनारोबिक रिस्पायरेशन अगर प्लांट में होगा तो बनेगा इथाइल अल्कोहल। एनारोबिक रिस्पायरेशन अगर एनिमल के बॉडी में होगा तो बनेगा लैक्टिक एसिड, ठीक है। एनारोबिक रिस्पायरेशन अगर बैक्टीरिया के अंदर होगा तो दो तरह का प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं। अगर क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम बैक्टीरिया है, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम बैक्टीरिया, आपको याद दिला दूं, क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया का एक ऐसा स्पीसीज है जिससे टिटनेस होता है और जिससे फूड पॉइजनिंग होता है। स्टार्टिंग में आपको बताया है, फूड पॉइजनिंग भी होता है और टिटनेस भी होता है उसी बैक्टीरिया से। उसी का एक स्पीसीज है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। ब्यूटाइलिकम से याद रखिएगा, उसमें जब एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है तो ब्यूटाइलिक एसिड बनता है। क्या बनता है? ब्यूटाइलिक एसिड। और एक जो आप रात दिन घरों में यूज करते हैं, होटल में तो अभी जाने का टाइम नहीं, होटल में आप जाइएगा देखिएगा सिरका वाला प्याज आगे में रख देता है, वो एकदम उसमें सिरका में डूबा हुआ रहता है। वो क्या होता है? सिरका। सिरका मतलब विनेगार। विनेगार मतलब एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन होता है। तो एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन कहाँ पे होता है? एसिटोबैक्टर एसिटी। मैं चारों नाम लिख देता हूँ। यानी एनारोबिक रिस्पायरेशन, एनारोबिक रिस्पायरेशन को जनरली हम लोग क्या बोलते हैं? एनारोबिक रिस्पायरेशन को हम लोग जनरली क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन बोलते हैं। फर्मेंटेशन बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये 4 तरीके का होगा। कितने तरीके का होगा? 4 का। देखिए क्या है 4। कहता है एनिमल में, अगर एनिमल के बॉडी में हो, ठीक है, हम लोग आप लोग के बॉडी में, हम लोग बॉडी में कहां पे होता है? स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल, ठीक है। दूसरा आरबीसी के अंदर में, ठीक है, हम लोग के बॉडी में होता है, ठीक है, प्लस, ठीक है, ये ले लीजिए। उसके बाद प्लांट के बॉडी में, प्लांट के बॉडी में कहां पे? कहता है ईस्ट, ठीक है। कहता है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में कौन सा? तो कहता है बैक्टीरिया में एसिटोबैक्टर एसिटी, ये एक बैक्टीरिया है। दूसरा फिर वो भी बैक्टीरिया है, कौन सा?
क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, ठीक है। तो कहता है इसमें क्या बनता है, ब्यूटारिक एसिड। इसमें क्या बनता है, इसमें बनता है एसिटिक एसिड। इसमें क्या बनता है, ठीक है, इथाइल अल्कोहल। और इसमें बनता है लैक्टिक एसिड। तो बताइए, आज के बाद आप एनिमल के अंदर जब एनारोबिक रिस्पायरेशन होगा, यानी एनिमल के अंदर अगर फर्मेंटेशन होगा तो उसको कहेंगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। प्लांट के अंदर होगा, चाहे प्लांट में फंगस फंजाई क्यों ना हो, यानी कि ईस्ट क्यों ना हो, उसको बोलेंगे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अगर ब्यूटारिक एसिड बैक्टीरिया के अंदर होगा तो ब्यूटारिक एसिड फर्मेंटेशन, और अगर एसिटोबैक्टर एसिटी के अंदर होगा तो एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन। यानी 4 तरह के फर्मेंटेशन है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए। ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, एनसीईआरटी में ये नहीं है, बट ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके बाद मैं बता दूं आपको, अभी मैंने बताया कि जो फ्रॉग है, ये फ्रॉग में रिस्पायरेशन, ठीक है, अलग अलग, यानी कि फ्रॉग का मतलब क्या, एम्फीबिया यानी कि क्लास, ठीक है, ऑफ एनिमल, जिसमें क्या आता है, एम्फीबिया क्लास ऑफ एनिमल में क्या आता है, फ्रॉग। इसमें 4 तरह रिस्पायरेशन होता है। अगर स्किन के द्वारा, कहीं पे भी स्किन के द्वारा रिस्पायरेशन हो, रिस्पायरेशन सबसे पहले स्किन के द्वारा कहां पे हुआ था, एंग्लिडा में, तो उसको बोलते हैं क्यूटेनियस रिस्पायरेशन। क्या बोलते हैं, क्यूटेनियस रिस्पायरेशन। स्किन के द्वारा हो तो क्यूटेनियस रिस्पायरेशन, ठीक है, रिस्पायरेशन। अगर गिल्स के द्वारा तो उसको बोलते हैं ब्रेंकियल रिस्पायरेशन। अगर, ठीक है, लंग्स के द्वारा तो उसको बोलते हैं पल्मोनरी रिस्पायरेशन। और अगर, ठीक है, बक्कल कैविटी के द्वारा हो, यानी ओरल कैविटी के द्वारा तो उसको कहते हैं बक्को फेरेंजियल रिस्पायरेशन। तो देखिए यहाँ पे एकमात्र एनिमल है फ्रॉग जिसमें चारों तरह से रिस्पायरेशन होता है। जो वैसा एम्फीबियन, वैसा फ्रॉग, जो प्योर टेरेस्ट्रियल है उसको टोड बोलते हैं, उसमें लंग्स के द्वारा होता है, वहां पे हो गया वो पल्मोनरी रिस्पायरेशन। वो जब मॉइस्ट सरफेस पे रहता है, गीले मिट्टी पे रहता है, तो स्किन के द्वारा होता है, उसको बोलते हैं क्यूटेनियस रिस्पायरेशन। अगर वो, ठीक है, कहता है कि टेडपोल में रहता है, यानी टेडपोल यानी कि पानी में रहता है, जब वो जन्म लेता है तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, पानी में ही फर्टिलाइजेशन होता है, पानी में ही डेवलपमेंट होता है, तो गिल्स वहां पे, गिल्स के द्वारा, उसको बोलते हैं ब्रेंकियल रिस्पायरेशन। और जब वो बील के अंदर रहता है, मिट्टी के अंदर रहता है, छुपा हुआ रहता है, गर्मी में या बहुत ज्यादा सर्दी में, चाहे एस्टिवेशन, गर्मी में स्लीपिंग जो होगी, समर स्लीपिंग को क्या बोलेंगे, एस्टिवेशन, और विंटर स्लीपिंग को क्या बोलेंगे, हाइबरनेशन। इन दोनों टाइम में बक्को फेरेंस के द्वारा। अपना लोग में पूछेगा कैसा रिस्पायरेशन, पल्मोनरी, क्योंकि लंग्स के द्वारा। रेप्टाइल्स में पल्मोनरी, बर्ड्स में पल्मोनरी, ठीक है। फिर पूछेगा फीसेस में ब्रेंकियल रिस्पायरेशन, ठीक है। पूछेगा ऑर्थ्रोपोडा में दोनों तरह का, एक्वेटिक में अलग और उसमें अलग। ये सब पूरा का पूरा ये कहानी आपका, ठीक है, रिस्पायरेटरी ऑर्गन से रिलेटेड था। और कैसा रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन हमने आपको क्या बताया, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, इंटरनल रिस्पायरेशन, एरोबिक रिस्पायरेशन, एनारोबिक रिस्पायरेशन, और ये रिस्पायरेटरी ऑर्गन का टाइप। अब हम लोग स्पेशली अभी फोकस करेंगे ह्यूमन के रिस्पायरेटरी ऑर्गन पे। इस पे चलिए, इस पे भी आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलेंगे। मैं मिटाता हूँ। अब देखिए, अब जो है वो है ह्यूमन रिस्पायरेटरी ऑर्गन, ह्यूमन रिस्पायरेटरी ऑर्गन, ठीक है। चलिए अब देखिए, ह्यूमन रिस्पायरेटरी ऑर्गन बहुत इंटरेस्टिंग है। अब ये इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि आप सबको पता है कि हाँ, ठीक है, रिस्पायरेटरी ऑर्गन में क्या क्या नाम आता है।
तो नाम भी सुनने में मजा आएगा और आपको बहुत चीज नॉलेज भी मिलेगा जो अभी तक नॉलेज नहीं था। इसमें मैं आपको ये क्लियर बता दूं कि इसमें एनसीईआरटी के अलावा भी मैं कुछ बताऊंगा जिससे आपका नॉलेज काफी स्ट्रॉन्ग रहेगा। और अगर एनसीईआरटी से आप जानते हैं कि 90 क्वेश्चन में से 80 क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से आता है, बाकी 10 क्वेश्चन जो कहीं दूसरे जगह से आता है तो उसमें 1-2 इस चैप्टर का भी क्वेश्चन है जो दूसरे जगह से लेने की कोशिश करता है। ऐसे मैंने आपको अभी तक जो चैप्टर बताया है सब में एनसीईआरटी का पूरा कंसेप्ट बताया है, इसमें भी पूरा कंसेप्ट बताएंगे, लेकिन इसमें 30 से 35% एक्स्ट्रा भी बताएंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। अब देखिए क्या है, कहते हैं ह्यूमन रिस्पायरेटरी ऑर्गन। शुरू करते हैं यहाँ से। देखिए ये जो है हमारा नोज, ठीक है, ये जो ओपनिंग है ये ओपनिंग है, ये ओपनिंग है, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल नेयर्स या नॉस्ट्रिल। क्या बोलते हैं? नॉस्ट्रिल। एक्सटर्नल नेयर और नॉस्ट्रिल, ये दोनों जो है इसको बोलते हैं एक्सटर्नल नेयर और नॉस्ट्रिल। उसके बाद देखिए ये ओपनिंग के बाद यहां से लेके यहां तक, ये जो आप देख रहे हैं यहां से लेके यहां तक, ये पूरा यहां तक, इसको बोलते हैं नेजल चेंबर। क्या बोलते हैं? नेजल चेंबर। इस नेजल चेंबर में आप देख रहे होंगे बीच में, ये देखिए यहाँ पे एक सेप्टम है, एक दीवार है जो इसको लेफ्ट और राइट में बांटता है। इसको हम लोग बोलते हैं राइट नेजल चेंबर, इसको बोलते हैं लेफ्ट नेजल चेंबर, और बीच में क्या है? एक सेप्टम है, एक दीवार है। यानी नेजल चेंबर आपका 2 पार्ट में बटा हुआ है, राइट और लेफ्ट। यानी राइट नॉस्ट्रिल, लेफ्ट नॉस्ट्रिल, राइट एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, लेफ्ट एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, यानी कि 2 चेंबर में बटा हुआ है यहां से लेके यहां तक। क्लियर है? ये लॉन्गिट्यूडनली 2 चेंबर में बटा हुआ है, एक इधर एक इधर। यानी अपर लिप्स के ठीक ऊपर 2 ओपनिंग होती है, उस 1 पेयर ओपनिंग को हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल नेयर, ठीक है। और जहां पे ये नेजल चेंबर खत्म होती है वहां से क्या स्टार्ट होती है? नेजल चेंबर। और जहां पे नेजल चेंबर खत्म होती है वहां अंदर भी 2 ही ओपनिंग होती है, उसको बोलते हैं इंटरनल नेयर्स। क्या बोलते हैं? इंटरनल नेयर्स, यानी इंटरनल नॉस्ट्रिल, ठीक है। ये है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, वो है इंटरनल नॉस्ट्रिल। ये एक्सटर्नल लेयर्स, वो है इंटरनल। और उसके बीच में जो नली है उसको क्या बोलते हैं? नेजल चेंबर। और नेजल चेंबर में एक राइट और एक लेफ्ट, क्योंकि बीच में क्या है? नेजल सेप्टम। तो ये आप बार बार वीडियो देख के समझ जाओगे। अब इसमें देखिए, इसमें जो देख रहे हैं इसमें 3 पार्ट है। ये पार्ट अलग, ये पार्ट अलग और ये पार्ट अलग, ठीक है। आपको यहाँ पे देखने में लग रहा होगा, ठीक है, मेरा नाम ज्यादा लंबा नहीं है, ठीक है, आप एग्जांपल ले लीजिएगा। ये देखिए ये पार्ट, इतना दूर का पार्ट, ठीक है, अलग है, इतना दूर का पार्ट अलग है, इतना दूर का पार्ट अलग है। अब हम ट्रांसफर्स आपको बताने जा रहे हैं। 3 पार्ट, ये जो 3 पार्ट है, पहले पार्ट को हम लोग बोलते हैं वेस्टिबुलर पार्ट। यानी नेजल चेंबर के पहले पार्ट को क्या बोलते हैं? वेस्टिबुलर पार्ट। वेस्टिबुलर पार्ट, वेस्टिबुलर पार्ट का मतलब होता है जहां पे हेयर्स लगे होते हैं, ठीक है। आपके हेयर बढ़ जाते हैं तो आप कहीं पे सैलून में जाकर बोलते हैं इसको काट दो, यहाँ पे हेयर है, ठीक है। नाक के अगले पार्ट में जहां पे हेयर होता है उसको बोलते हैं वेस्टिबुलर पार्ट। दूसरा पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं रिस्पायरेटरी पार्ट। और तीसरा पार्ट जो ऊपर की तरफ यहाँ पे होता है, ठीक है, अपर मोस्ट पार्ट, ठीक है, ये है लोअर मोस्ट पार्ट। लोअर मोस्ट पार्ट को वेस्टिबुलर, जो बीच वाला पार्ट है वो रिस्पायरेटरी, और जो ऊपर वाला पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी पार्ट। कौन सा पार्ट? ऑल्फैक्टरी। तो बताइए आपका क्या हो गया? VRO। क्या हो गया? VRO, यानी कि वेस्टिबुलर पार्ट, रिस्पायरेटरी पार्ट और ऑल्फैक्टरी पार्ट। क्लियर पॉइंट? तो मैं आपको बता दूं, वेस्टिबुलर पार्ट में हेयर्स लगे होते हैं, उसका काम होता है सिर्फ फिल्ट्रेशन ऑफ एयर, फिल्ट्रेशन ऑफ डस्ट पार्टिकल, यानी कि हेयर का होना जरूरी है। तो हेयर जब आप कटवाते हैं तो पूरा हेयर मत कटवाइए, थोड़ा थोड़ा हेयर रहना जरूरी है नाक के अंदर, क्योंकि वो आपके एयर को क्या करता है? फिल्टर करता है, डस्ट पार्टिकल को बाहर ही छोड़ देता है। क्लियर? तो उसका काम है सिर्फ फिल्ट्रेशन ऑफ एयर। अब आइए रिस्पायरेटरी पार्ट, ध्यान दीजिएगा यहाँ कितना बड़ा इंफॉर्मेशन देने जा रहा है। रिस्पायरेटरी पार्ट, ये पार्ट, सबसे पहले तो ये जाने कि रिस्पायरेटरी पार्ट जो है, ठीक है, यहाँ पे एक एपिथेलियम होता है, उसको बोलते हैं, सिर्फ एपिथेलियम का नाम याद रखना और आपको कुछ ज्यादा वर्क नहीं देना।
Respiratory part of nasal chamber is made up of a special epithelial cell, एक special epithelium tissue known as pseudo-stratified epithelium, pseudo-stratified epithelium, ठीक है, इतना याद रखना है। उसके बाद क्या आ गया? अच्छा, इसका काम क्या है? रेस्पिरेटरी पार्ट का, बीच वाले पार्ट का बहुत यूनिक काम है। जिसे मान लीजिए कि सर्दी में आप देखते होंगे, सर्दियों में सब कुछ आप ढके रहिए। अगर आपका नाक खुला रहेगा तो आपको सर्दी लगता रहेगा, तो ऐसे करके नाक ऐसे करके बंद कर। बाहर में मान लीजिए 4 डिग्री टेम्परेचर है, 4 डिग्री टेम्परेचर का हवा चल रहा है, यानी बाहर इन्वायरमेंट है 4 डिग्री। बट जब आप सांस लेते हैं ना, तो उस 4 डिग्री वाले हवा को आपके बॉडी के अंदर 37 डिग्री जो टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर पे हवा को बदलने का काम कौन करता है? वो करता है रेस्पिरेटरी पार्ट। उसको बोलते हैं कंडीशनिंग ऑफ एयर। क्या बोलते हैं? कंडीशनिंग ऑफ एयर। कंडीशनिंग ऑफ एयर का मतलब होता है एक्सटर्नल टेम्परेचर वाले हवा को बॉडी टेम्परेचर पे लाना, यानी 4 डिग्री वाले हवा को 37 डिग्री पे लाना, या 48 डिग्री वाले हवा को, अभी 48 डिग्री मान लीजिए, गर्मी का दिन है, 48 डिग्री वाले हवा को कहां पे लाना? 37 डिग्री पे लाना। यानी कि टेम्परेचर ज्यादा हो, टेम्परेचर कम हो, उसको बॉडी टेम्परेचर पे लाने का काम कौन करता है? रेस्पिरेटरी पार्ट ही करता है। दैट इज कॉल्ड कंडीशनिंग ऑफ एयर। और लास्ट में आया वो कौन सा पार्ट है? ऑल्फैक्टरी पार्ट। नाम से क्लियर है, यहाँ पे स्मेल बर्ड्स होते हैं, यहीं से, इसी पार्ट से, इसी टिश्यू से आपको क्या होता है? स्मेल लिया जाता है। यानी कि ये अगर ऑल्फैक्टरी सेल नहीं हो, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम नहीं हो, तो आपको किसी चीज का स्मेल समझ में नहीं आएगा। और जब आपको बहुत ज्यादा फीवर होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा फीवर होता है, तो आपको जीभ के टेस्ट बर्ड और नाक के ऑल्फैक्टरी बर्ड्स दोनों डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसलिए आपको ना तो किसी चीज का सुगंध पता चलता है सर्दियों में, खास करके सर्दी, जुकाम और बुखार में आपको किसी चीज का स्मेल पता नहीं चलता, वो इसी कारण होता है। क्लियर है पॉइंट? यानी कि ये कौन सा पार्ट है? ये आपका जो पार्ट है वो है आपका ऑल्फैक्टरी पार्ट। वहां पे एक एपिथेलियम होता है, उसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, उस ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम का स्पेशल नाम है, एस लेटर से शुरू होता है। वीडियो देखने के बाद आपको बताना है, घर जाके देख के बताना है, ठीक है? तो कमेंट बॉक्स में आप इसको जरूर आंसर दीजिएगा कि नेजल चेंबर के अपर मोस्ट पार्ट में, जिसको ऑल्फैक्टरी पार्ट बोलते हैं, उसमें जो एपिथेलियम होता है ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, क्लियर है पॉइंट? और देखिए यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे ना, जो जैसे मान लीजिए, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये अगर नेजल चेंबर है, ये पार्ट अगर, ठीक है, वेस्टिबुलर पार्ट है, वेस्टिबुलर पार्ट है, ये पार्ट अगर रेस्पिरेटरी पार्ट है, ठीक है, रेस्पिरेटरी पार्ट है, तो ये पार्ट जो है, ठीक है, ये पार्ट जो आप देख रहे हैं, ये पार्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑल्फैक्टरी पार्ट। तो ये जो ऑल्फैक्टरी पार्ट है, यहाँ पे, ठीक है, सरफेस से अलग अलग थोड़ा सा, ठीक है, उभरा रहता है, रिज, रिज, एक मिनट इसमें दिखा देता है आपको, ये ऐसा उभरा दो जगह। तो ये दो, ये जो मतलब उभरा रहता है, इसके कारण ये कितने चेंबर बढ़ गए? 1 2 3, यानी कि ऑल्फैक्टरी पार्ट में 3 चेंबर होते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं इंफीरियर, इसको बोलते हैं सुपीरियर, इसको बोलते हैं मिडिल, और इसको बोलते हैं रिज, RIDGE, रिज। रिज का मतलब था उभार, उभरा हुआ पार्ट। यानी नाक के ऊपर में आप अगर उंगली देके भी देखिएगा तो यहाँ पे पता चल जाएगा, या ऐसे भी यहाँ पे देखिएगा, ये देखिए यहाँ पे उभरा हुआ है, ये तो ये उभरा हुआ है, अंदर से उभरा हुआ है। आपको ऐसे तो पता नहीं चलेगा, लेकिन पोजीशन में बता रहा हूँ। तो 3 तरह के, तो सुपीरियर, मिडिल और इंटीरियर, उसको क्या बोलते हैं? रिज। ये येलो कलर का होता है, ये येलो कलर का होता है। बस यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब देखिए नेजल चेंबर आपका क्लियर होगा, मैं अभी क्लियर कर दूं आपको, ठीक है? नेजल चेंबर इज मेड अप ऑफ, ठीक है, हाइलाइन कार्टिलेज, हाइलाइन कार्टिलेज, बट टिप ऑफ नोज, ये देखिए, ये नोज है, ये टिप है, टिप ऑफ नोज ये, तो टिप ऑफ नोज ये बना होता है इलास्टिक कार्टिलेज का, यानी कि उसमें इलास्टिक फाइबर होता है। बट ये
ये जो बना होता है नेजल चेम्बर, ये बना होता है हाइलाइन कार्टिलेज। हाइलाइन कार्टिलेज पारदर्शी होता है, उसके दोनों तरफ देखा जा सकता है, बट ये नहीं देखा। इसको टेस्ट करने के लिए घरेलू विधि बताते हैं। आप यहाँ पे रात के अंधेरे में यहाँ पे टॉर्च जलाइए, यहाँ पे टॉर्च जलाइएगा तो ये पार्ट दिख जाएगा, ये पार्ट दिख जाएगा, ट्रांसपेरेंट दिखेगा, ये पार्ट आपको नहीं दिखेगा। तो आपको पता चलेगा कि ये पार्ट क्या है, ये पार्ट इलास्टिक कार्टिलेज का बना हुआ, और जो ट्रांसपेरेंट दिख जाएगा, ठीक है, वो पार्ट हाइलाइन कार्टिलेज का बना। ऐसे दिमाग में रखना है, ठीक है। नेजल चेम्बर फिनिश हो गया। नेजल चेम्बर के बाद चलते हैं ये कैविटी, जिसको आप क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी। बट बक्कल कैविटी से हमें मतलब नहीं है। ये ऊपर का जो छिद्र होता है, वो जहां पे खुलता है, उसको बोलते हैं नेजोफेरिंग्स। क्या बोलते हैं, नेजोफेरिंग्स, उसको बोलते हैं नेजोफेरिंग्स। ध्यान दीजिएगा, यानी कि पूरा का पूरा बक्कल कैविटी में वो पार्ट जहां पे नेजल चेम्बर जाके ओपन होता है, उसको बोलते हैं नेजोफेरिंग्स। क्या बोलते हैं, नेजोफेरिंग्स। यानी फेरिंग्स मैंने आपको उस दिन भी बताया था डाइजेस्टिव सिस्टम में कि फेरिंग्स एक कॉमन जगह है जहां पे गलेट भी होता है, जिसको आप लोग गुलेट बोलते हैं, गलेट भी होता है और ग्लोटिस भी होता है, ठीक है। गलेट जहां पे खुलता है, दैट इज कॉल्ड, ठीक है, क्या बोलिएगा, गलेट जहां पे खुलता है, जिस ओपनिंग में, जिस मतलब पूरे उसमें खुलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ओसोफेगस, ठीक है। और इधर, ठीक है, ग्लोटिस जिसमें खुलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैरिंग्स। क्या बोलते हैं, लैरिंग्स, यानी कि ट्रेकिया। क्या बोलते हैं, ट्रेकिया। तो इधर ट्रेकिया, उधर ओसोफेगस, ठीक है, इधर ट्रेकिया, उधर ओसोफेगस। बट फेरिंग्स एक कॉमन जगह है। तो फेरिंग्स का वो पार्ट जहां से निकल रहा है, ध्यान दीजिएगा, जहां से निकल रहा है, ठीक है, मतलब ये क्या बोलते हैं, फूड पाइप, ओसोफेगस, उसको बोलते हैं ओरोफेरिंग्स। ओरल से बना है ओरोफेरिंग्स। और जो लैरिंग्स में जाके खुलता है, उसको बोलते हैं लैरिंजोफेरिंग्स। क्या बोलते हैं, लैरिंजोफेरिंग्स, उसको बोलते हैं लैरिंजोफेरिंग्स, ठीक है। यानी कि लैरिंजोफेरिंग्स और उधर ओरोफेरिंग्स, ठीक है। तो लैरिंजोफेरिंग्स के बाद क्या आएगा, लैरिंग्स, और उधर क्या आएगा, ठीक है। पहले तो फिर से समझिए कि ऊपर में नेजोफेरिंग्स, यहां ये जहां पे खुला नेजोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स हो गया, उसके बाद नीचे आएगा इस साइड में, यानी कि पीछे के साइड में, ठीक है, जहां पे आपका गुलेट है, जहां पे गलेट है, जहां पे आपका ओसोफेगस है, उस पार्ट को बोलेंगे ओरोफेरिंग्स। और जहां पे आपका ग्लोटिस है और जहां पे लैरिंग्स है, उसको बोलेंगे लैरिंजोफेरिंग्स। क्या बोलेंगे, लैरिंजोफेरिंग्स, यानी लैरिंग्स वाला पार्ट लैरिंजोफेरिंग्स, ओरल कैविटी वाला पार्ट ओरोफेरिंग्स। बस हो गया। अब आइए, कहता है ये जो आपका लैरिंग्स है, ये लैरिंग्स को हम लोग बोलते हैं वॉइस बॉक्स। अच्छा, लैरिंग्स और उधर, यानी कि इधर आपका ग्लोटिस है, उधर है गलेट, दोनों के बीच में फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, बाइलोब लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं इपीग्लोटिस। हमने बताया था इपीग्लोटिस खाना खाने के बाद किसको ढक के रखता है, किसको बंद करके रखता है, फूड पाइप को। अगर वो खुला रहेगा, ग्लोटिस अगर खुला रहेगा, उस पर इपीग्लोटिस अगर ढक्कन की तरह नहीं आएगा, तो भोजन जो खा रहे हैं वो फूड पाइप में जाने के बदले किधर आ जाएगा, विंड पाइप में आ जाएगा। और विंड पाइप में आएगा तो आपको छींक आएगा और पूरा खाना बाहर निकलेगा। तो कभी कभी देखिएगा किसी आदमी को खाना खाने के बाद छींक आती है, तो उसमें सारा कुछ बाहर निकल जाता है, इसी कारण से निकलता है, ठीक है। तो इपीग्लोटिस एक ढक्कन का काम करता है, क्लियर। और इपीग्लोटिस जिस कार्टिलेज का बना होता है, उसके लिए भी ई से इपीग्लोटिस, ई से इलास्टिक कार्टिलेज, यानी इपीग्लोटिस इलास्टिक कार्टिलेज का ही बना होता है। क्लियर है पॉइंट। अब आइए लैरिंग्स, यानी कि ग्लोटिस के नीचे जो एप्पल की तरह स्ट्रक्चर है, उसको बोलते हैं लैरिंग्स। उसका नाम ही है एडम्स एप्पल, ठीक है, उसका नाम क्या है, एडम्स एप्पल। और एडम्स एप्पल ये बड़ा फेमस है, वॉइस बॉक्स। यानी कि अभी मोदी साहब बोल रहे हैं आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत, लेकिन अपना लोग क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट इंडिया के बदले अपना लोग, सबका आदत है, हमारा भी आपका भी, कि ये विदेशी ब्रांड को हम लोग बहुत देखते हैं। उसमें जूते का ब्रांड जो है बड़ा फेमस है एडिडास, ठीक है, फेमस है प्यूमा। तो हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, ठीक है, पोमास, ठीक है, पोमास एडीपी, पोमास एडीपी नाम है किसका, इसी का,
लैरिंग्स का नाम है पोमास एडिपी। एडम्स एप्पल, एडम्स एप्पल, ठीक है। तो एडम्स एप्पल इसको बोलते हैं। लैरिंग्स भी कार्टिलेज का ही बना होता है। किसका बना होता है? कार्टिलेज का। और मैं यहां पे आपको बता दूं कि लैरिंग्स में 4 तरह के कार्टिलेज होते हैं। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ। एनसीईआरटी में सिर्फ दिया हुआ कि लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स बोलते हैं। मैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन देने जा रहा हूं। एक क्वेश्चन आपका दे चुका हूं। एक क्वेश्चन क्या दिया था? एक क्वेश्चन दिया था कि ऑल्फैक्टरी इपिथेलियम को क्या बोलते हैं, यानी कि नेजल चैम्बर के ऑल्फैक्टरी पार्ट में जो इपिथेलियम होता है उसको क्या बोलते हैं। और एक क्वेश्चन अभी देने जा रहा हूं, ठीक है, कि जो लैरिंग्स होता है, हम लोग में लैरिंग्स है, बर्ड्स में क्या होता है? बर्ड्स जो इतनी आवाजें निकालते रहती है, रंग बिरंगी आवाज, मोर की आवाज देखिए, ये सब डिफरेंट एनिमल का आवाज देखिए, कबूतर का देखिए, ये सब जो आवाजें निकालती रहती है, ठीक है। पक्षियों का जो चहचहाना होता है, उनका चहचहाना भी तो कहीं से निकलता होगा, तो उसको क्या बोलते हैं? यानी बर्ड के वॉइस बॉक्स का क्या नाम है? आपके वॉइस बॉक्स का नाम क्या है? लैरिंग्स। तो बर्ड के वॉइस बॉक्स का क्या नाम है? ये आपको बताना है, ठीक है। और मैं दोनों में कॉमन बता दूं, दोनों आंसर में कॉमन है एस लेटर, ठीक है। यहां भी एस से शुरू होगा और वहां भी एस से शुरू होगा, ठीक है। तो आप खोजते रहिए, ठीक है। गूगल पे सर्च कीजिए, इधर कीजिए, उधर कीजिए, नहीं तो किन्हीं पूछिए किसी टीचर उचर से, ठीक है। बट उनको बेइज्जती नहीं करनी है, चुपचाप पूछना है आराम से। अब देखिए यहाँ तक क्लियर है। लैरिंग्स में आइए। लैरिंग्स 4 तरह के कार्टिलेज का बना होता है। लैरिंग्स कितने तरह के कार्टिलेज का बना होता है? 4। ये देखिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बता रहा हूं लैरिंग्स हम लोग क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स। तो पहले मैं थोड़ा स्ट्रक्चर बता दूं, ठीक है। इस वॉइस बॉक्स, इस लैरिंग्स के अंदर में 2 पेयर स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं। 2 पेयर स्पेशल स्ट्रक्चर, बड़ा मजेदार कहानी है यहाँ पे। 2 पेयर स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, स्पेशल स्ट्रक्चर होता है। इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, वोकल कॉर्ड, वोकल कॉर्ड्स, ठीक है, वोकल कॉर्ड, ठीक है। बोलते भी नहीं हो, देखते हो, बोलते हैं वोकल। वोकल मतलब बहुत बोलता है, ये तो वोकल है। तो अभी मोदी साहब ने एक नारा भी दिया है, ठीक है, वोकल फॉर लोकल, यानी लोकल ब्रांड को बढ़ावा देना है। यानी वोकल फॉर लोकल, यानी कि लोकल ब्रांड को प्रचारित कीजिए, बहुत ज्यादा उसका प्रचार कीजिए। वोकल का मतलब ये वोकल कॉर्ड, यही तो आवाज निकालता है। ये वोकल कॉर्ड लैरिंग्स के अंदर होता है, इसलिए लैरिंग्स को क्या क्रेडिट जाता है? वॉइस बॉक्स कहलाने का, ठीक है। बट लैरिंग्स के अंदर में ये होता है मेन स्ट्रक्चर, वोकल कॉर्ड। कहता है वोकल कॉर्ड है क्या? ये म्यूकस ग्लैंड का मॉडिफाइड फॉर्म है, म्यूकस ग्लैंड से बना होता है। म्यूकस ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है, ठीक है। ये जानिए, ये 2 तरह का होता है। ये 2 पेयर होता है। इसकी संख्या कितनी होती है? 2 पेयर, ठीक है, 2 पेयर। 1 पेयर आउटर और 1 पेयर इनर, 1 पेयर इनर। यानी कि ध्यान से देखिएगा, 1 पेयर आउटर और 1 पेयर इनर, ठीक है। 1 पेयर आउटर, 1 पेयर इनर, यानी कि जो आउटर है वो 1 पेयर है, इनर भी 1 पेयर है। इनर भी कितना है? 1 पेयर। किसको फॉल्स बोलते हैं और किसको ट्रू बोलते हैं, इसको ऐसे याद रखिए, ठीक है। मान लीजिए कि कोई आपके अगल बगल कोई बंदा रहता हो, उसकी 2 बीवी हो, एक घर के अंदर रहती हो, एक डुप्लीकेट बीवी हो, पुरानी बीवी हो, कोई हो। तो बताइए, जो घर के अंदर रहती है वो क्या होगा? ओरिजिनल वाला होगा, और जो घर के बाहर होगा वो क्या होगा? डुप्लीकेट वाला होगा, वो फॉल्स होगा, झूठा होगा, ठीक है। तो जो बीवी बाहर वाली है, यानी बोलते हैं घर वाली बाहर वाली, बाहर वाली फॉल्स, अंदर वाली ट्रू। तो बताइए, अंदर वाली जो होगा यानी कि इनर जो होगा वो क्या होगा? ट्रू वोकल कॉर्ड, और बाहर वाला क्या होगा? फॉल्स वोकल कॉर्ड। ये तो याद हो गया होगा। यानी कि फॉल्स वोकल कॉर्ड बाहर वाली, और अंदर वाली क्या होगा? ट्रू वोकल कॉर्ड। तो ये जान जाइए, ये फॉल्स वोकल कॉर्ड एब्सेंट होता है एलिफेंट में। आप में दोनों है, आप में दोनों है, इसलिए आदमी देखते हैं दोनों लक्षण होता है, घर वाली भी बाहर वाली, ठीक है। लेकिन हाथी में चले, हाथी में सिर्फ है ट्रू वाला, यानी बाहर वाला कोई चक्कर नहीं हाथी का,
ठीक है, हाथी का इसलिए कहीं कोई अफेयर नहीं सुनते होगे, ठीक है, कि नहीं मैं एक वो मोहल्ले की हथनी, वो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सिर्फ आप क्या सुनिएगा, ठीक है, सिर्फ आप सुनिएगा नहीं भाई वो बेचारा शरीफ एनिमल है, ठीक है, बड़ी वफादार होता है, ठीक है। तो ये जो है यानी कि एलिफेंट, एलिफेंट में क्या है, फॉल्स वोकल कॉर्ड नहीं होता। और एक देखिए फॉल्स वोकल कॉर्ड किसमें, ये ट्रू किसमें गायब, एक ऐसा एनिमल है जिसमें ट्रू ही गायब होता है, ठीक है, तो यानी कि उसका अफेयर ही अफेयर होता है। वो होता है सबसे मोटा जो एनिमल होता है, वो कौन होता है, सबसे मोटा एनिमल जो है वो आपको कहीं कहीं मिल जाएगा, ठीक है। देखिए मोटापा पे हंसना नहीं चाहिए, किसी का भी मोटापा कभी भी हो सकता है, तो मोटापा पे किसी के मोटापे पे हंसना नहीं चाहिए। तो कहता है कि ये एक एनिमल होता है। अब ये नहीं कि जो आपके अगल बगल हो उसका नाम वही एनिमल रख दीजिएगा जो हम बताने जा रहे हैं। उसका नाम है हिप्पोपोटेमस, हिप्पोपोटेमस यानी कि हिप्पोपोटेमस, जिसको आप लोग बोलते हैं दरियाई घोड़ा, ठीक है, एकदम करके एकदम पूरा निकालता है आवाज पानी में। तो ये जो हिप्पोपोटेमस है इसमें ट्रू वोकल कॉर्ड एब्सेंट होता है और एलिफेंट में फॉल्स वोकल कॉर्ड एब्सेंट होता है और आप में दोनों होता है। हिप्पोपोटेमस का एक और फीचर है, वो मैं क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं, डायरेक्ट बता देता हूं, उनका पसीना लाल होता है, यानी कि वो रेड स्वेट निकालता है। यस, रेड स्वेट निकालता है। रेड स्वेट इज सेक्रेटेड फ्रॉम हिप्पोपोटेमस, इसलिए उसका कलर देखिए ऐसिन का कलर लाल होगा। आज आप गूगल इमेज में जाके देखिएगा, हिप्पोपोटेमस जो होगा उसका वो स्किन लाल होगा, रेड पसीना निकलता है, ठीक है। तो ये भी एक अनोखा बात है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो वोकल कॉर्ड यानी कि लैरिंग्स के अंदर में क्या होता है, वोकल कॉर्ड यानी कि लैरिंग्स के अंदर जब एयर का प्रेशर आता है तो वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन होती है, ठीक है, वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन होती है, ठीक है। तो कहता है कि वोकल कॉर्ड में जब वाइब्रेशन होती है, ठीक है, तो वाइब्रेशन के कारण साउंड प्रोड्यूस होता है और जब उसमें टेंशन होती है तो टेंशन के कारण पिच प्रोड्यूस होता है, ठीक है। यानी कि वाइब्रेशन के कारण साउंड और टेंशन के कारण पिच, तब जाके आपको आवाज सुनाई पड़ती है। और आवाज, साउंड अलग चीज है, स्पीच अलग चीज है। अभी जो हम बोल रहे हैं ये स्पीच है, ठीक है, और मान लीजिए कि अभी हमने ऐसे किया, ये साउंड है, ठीक है। साउंड होना अलग चीज है, स्पीच होना अलग चीज है। साउंड को जब ब्रेन और टंग दोनों मिलके डिसाइड करता है तो उसी को क्या बोलते हैं, स्पीच। यानी कि साउंड लैरिंग्स के साथ साथ आपके बॉडी में किसका रोल होना चाहिए, आपके बॉडी में रोल होना चाहिए किसका, टंग का, और ब्रेन का एक एरिया होता है ब्रोकास एरिया, इसका भी ट्रिक है, ब्रोकास बोलने वाला एरिया, यानी कि ब्रेन के बोलने वाले एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोकास एरिया, ठीक है, ब्रेन बोलने वाला, ठीक है, यानी कि ब्रेन का वो एरिया जो बोला, जिससे बोला जाता है, तो ब्रोकास एरिया, बीबी, इसलिए बीबी बोलने वाला ज्यादा होता है, ठीक है, बीबी, बी से ब्रोकास, बी से ब्रेन, ठीक है, क्लियर है, क्लियर हो गया। इसलिए देखिएगा हर घर में बेचारे जो मर्द होते हैं वो चुपचाप रहते हैं, ठीक है, और बीबी बोलते रहते हैं, ये जनरल है, ठीक है। जो भी हमारे कोई मतलब गर्ल्स स्टूडेंट सुन रहे हो वो अपने दिल पे नहीं लीजिएगा, आप भी बोलिएगा, आपका भी टाइम आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये हो गया यहाँ तक क्लियर। तो हमने क्या बोला, जब लंग्स में एयर का प्रेशर आता है तो वहां पे क्या होता है, वाइब्रेशन होता है, वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन होता है और वाइब्रेशन के कारण साउंड प्रोड्यूस होता है और टेंशन के कारण पिच प्रोड्यूस होता है। और जब उसमें टंग और ब्रोकास एरिया का पूरा ये हो तो पूरा स्पीच बाहर आता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लैरिंग्स को। वह स्पीच को प्रोड्यूस करने में लैरिंग्स, टंग और ब्रोकास एरिया तीनों का इन्वॉल्वमेंट होता है। बोलिए क्लियर हो गया टोटल। तो अब देखिए लास्ट पॉइंट में लैरिंग्स तक अभी बताऊंगा वीडियो पार्ट 1 में, उसके बाद वीडियो पार्ट 2 में बताऊंगा, यानी लैरिंग्स तक का काम हमें खत्म करने दीजिए, बस 2 मिनट और, ठीक है। तो लैरिंग्स में मैं आपको बता दूं 4 तरह के कार्टिलेज होते हैं, 1 2 3 4, मैं लिख देता हूं, इसका एक ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है। आपने बहुत सुना होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में एक साइकिल होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में एक साइकिल होता है, आपने सुना होगा 9th 10th में टीचर ने पढ़ाया होगा, उसको बोलते हैं टीसीए साइकिल या क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स तो नाम जरूर सुना होगा, टीसीए साइकिल, उसको बोलते हैं टीसीए साइकिल, यानी इसी का नाम क्या है, क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल, ठीक है। ये मेरा ट्रिक है। ये क्रेब्स साइकिल कहां पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। ये इतना बार क्वेश्चन आया हुआ है 9th में, 10th में, एमटीएससी में, सब में पूछता है, इसको आप कंठस्थी कर लीजिए,
कि रिस्पायरेशन सेलुलर रिस्पायरेशन का एक पार्ट है, इसी में आएगा, आगे आएगा। सेलुलर रिस्पायरेशन का एक पार्ट है क्रेब्स साइकिल, जो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है, और उसका क्या नाम है, टीसीए साइकिल। तो देखिए ये लैरिंक्स कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है, इसमें 4 तरह के कार्टिलेज होते हैं, टी सी ए सी, ठीक है। टी से थायरॉइड कार्टिलेज, सी से क्रीक्वाइड कार्टिलेज, क्रीक्वाइड, ठीक है। ए से एरेटिनॉइड, एरेटिनॉइड, ठीक है, एरेटिनॉइड। और ये कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी, कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी, सेंटोरिनी, कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी, ठीक है। तो देख लीजिए 4 तरह के कार्टिलेज, यानी लैरिंक्स 4 तरह के कार्टिलेज का बना होता है, और संख्या होती है 6। ऊपर से ले लीजिए 1 1 2 2, ठीक है। एक ये 2 ये 2 ये, ठीक है। तो कितने कार्टिलेज हो गए, 6, ठीक है। 6 कार्टिलेज हो गए, 1 1 2 2, 6 कार्टिलेज हो गए। ये सबसे बड़ा कार्टिलेज, लार्जेस्ट कार्टिलेज, ठीक है, सी सेट, सबसे बड़ा कार्टिलेज ये होता है। ये मिडिल साइज, ये मिडिल साइज, ये सबसे छोटा होता है, ठीक है। और मैं बता दूं ये 4 तरह के कार्टिलेज, संख्या, बस कार्टिलेज का नाम याद रखना है, संख्या याद रखना है, और ये याद रखना है कि ये किसका, ये बना होता है हाइलाइन कार्टिलेज का, ये भी बना होता है हाइलाइन कार्टिलेज का, ये भी बना होता है हाइलाइन कार्टिलेज का, और ये बना होता है इलास्टिक कार्टिलेज का। तो बताइए इस चारों तरह कार्टिलेज में बहुमत किसका है, हाइलाइन कार्टिलेज का। इसलिए ओवरऑल, ठीक है, लैरिंक्स को क्या बोलते हैं, किस कार्टिलेज का बना हुआ, लैरिंक्स बोलते हैं हाइलाइन कार्टिलेज का बना, ठीक है। तो सीधा बोल देते हैं हाइलाइन कार्टिलेज का बना हुआ है, यानी लैरिंक्स किसका बना हुआ है, हाइलाइन कार्टिलेज का बना हुआ है। क्लियर है, यानी लैरिंक्स हाइलाइन कार्टिलेज का बना हुआ है। क्यों, लैरिंक्स में 4 तरह के कार्टिलेज हैं, उसमें 3 तरह के जो कार्टिलेज हैं, ठीक है, वो हाइलाइन है, और एक कार्टिलेज क्या है, वो है आपका इलास्टिक कार्टिलेज, यानी कि कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी, इलास्टिक कार्टिलेज, ये हाइलाइन, ये हाइलाइन, ये हाइलाइन, ठीक है, ये सबसे बड़ा कार्टिलेज। यही इंफॉर्मेशन इतना याद रखना। और टीसीए साइकिल, कार्टिलेज के नाम याद रखने के लिए कौन सा ट्रिक याद करना है, टीसीए साइकिल, टीसीए साइकिल, थायरॉइड, क्रीक्वाइड, रेटिनॉइड और कार्टिलेज। तो इस वीडियो में हमने आपको रिस्पायरेटरी ऑर्गन में कहां तक आ गए, लैरिंक्स तक आ गए। अगले वीडियो लेक्चर में आपको हम ट्रेकिया के बारे में बताएंगे, ब्रोंकस के बारे में बताएंगे, ब्रोंक्यूल्स बताएंगे, लंग्स तक चलेंगे। यानी अगले वीडियो लेक्चर में आपका ये और प्लस वॉल्यूम ये खत्म होगा। थैंक यू सो मच।